मेरा नाम माधुरी है। मेरी माँ कमरे के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, कमज़ोर हालत में। उनकी आंखों में वही उदासी छाई हुई थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, उनका हाथ थाम लिया। उनके शरीर का हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मेरी माँ को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी। मैंने अपनी माँ के हाथ चूम लिए और एक थकी हुई मुस्कुराहट से उनको देखने लगी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है, अपना ख्याल रखना। मैं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी जिंदगी की जंग हारने वाली है। जब मेरे पिता जिंदा थे तो हम सब लोग एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा चाची और उनकी एक बेटी थी, और हमारा परिवार मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जब से मेरे पिता की मौत हुई थी, मेरे चाचा चाची बहुत बदल गए थे। मेरी मम्मी एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं, अच्छा कमाया करती थीं, इसलिए उन्होंने मेरे पापा के मरने के बाद भी हमेशा मेरी मम्मी को अपने साथ रखा और उनको यही समझाया कि वो दूसरी शादी ना करें। आपके पास एक बेटी है, क्या पता गैर आदमी इस बेटी को स्वीकार करे या ना करे। बस इस डर की वजह से कभी मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की कि कोई दूसरा आदमी उनकी बेटी को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। वो चाचा चाची के साथ एक ही घर में रहने लगी। जब तक मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थीं, तब तक चाचा चाची का बिहेवियर हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता था। लेकिन 2 साल पहले जब मेरी मम्मी को अपनी बीमारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना इलाज शुरू कर दिया, लेकिन इलाज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बस जब से मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार हुई, तो चाचा चाची ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चाची को घर में पड़ी मेरी बीमार माँ बहुत बुरी लगने लगी थी। वो मेरी मम्मी का कोई काम नहीं करना चाहती थी, जबकि मैं उनका घर में 60-60 बराबर से हाथ बटाया करती थी। मगर उनका कहना यही था कि तुम दोनों माँ बेटी हम पर बोझ बन गई हो। जब से मेरी मम्मी ने नौकरी पर जाना बंद किया था, तो चाचा चाची को हमारी मौजूदगी इस घर में खलने लगी थी। जितना ये घर उनका था, उतना हमारा भी था। मेरी मम्मी दिन ब दिन बीमार होती जा रही थीं। चाची का कड़क बिहेवियर मेरे साथ कैसा होता था, वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए हमेशा उनको मेरी फिक्र लगी रहती थी। और वो मुझे समझाया करती थी कि बेटा, हमेशा अपना ख्याल रखना। मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए बहुत कठिन समय आ जाएगा, लेकिन तुम हिम्मत और साहस से काम लेना, किसी को कभी पलटकर जवाब मत देना, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा साथ देगा। 2 दिन गुजरे तो मेरी माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और फिर दोबारा से उनकी आंखें न खुल सकीं। उनकी मौत पर मैं फूट फूट कर रो रही थी। पहले पापा इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए थे, और अब माँ भी। मैं जानती थी कि जाने से पहले मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की होगी। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी का इस घर में क्या हाल होने वाला है। मेरी माँ ने मेरी जवानी अपनी खातिर कुर्बान कर दी थी। मेरे पिता के मरने के बाद जब सबने उन्हें एडवाइस दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन चाचा चाची ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि आप दूसरी शादी मत करो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि मेरी माँ नौकरी से जो पैसे कमाकर लाया करे, उससे उनको भी फायदा होगा। जब मेरे पिता की मौत हुई थी, तब मैं छोटी थी, लेकिन तब मैं इतना समझ गई थी कि मेरी माँ ने औरत होने की ख्वाहिशों को एक माँ होने की जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया था। उन्होंने मेरे साथ साथ चाचा चाची का बोझ भी उठाया था। अपनी नौकरी के पैसों से मेरी और चाची की बेटी गर्भिता की फीस भी भरी थी, घर का सामान भी लाया करती थी, लाइट और पानी का बिल भी दिया करती थी, जिससे चाचा चाची को कोई मतलब नहीं था। वो लोग तो खूब आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, मेरी मम्मी के पैसों पर ऐश कर रहे थे। फिर वो दिन आया जब उन्होंने हमारी जिंदगी को अंधेर कर दिया। जब मेरी माँ को बीमारी हो गई, तो शुरू शुरू में उन्होंने हमदर्दी दिखाई, लेकिन जैसे जैसे मम्मी की बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे चाची के चेहरे के पर्दे हटने लगे। वो छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने लगी थी, मुझे ताने दिया करती थी, जैसे हमने उन पर बोझ डाल दिया हो। लेकिन मेरी मम्मी और फिर मैं भी खामोश रहे। अब चाची खाना देर से दिया करती थी, कभी तो देती भी नहीं थी, और कभी कभी तो हमें बासी खाना दिया करती थी। मेरी मम्मी कमज़ोर हो गई थी, मैं स्कूल से आकर उनकी देखभाल किया करती थी। मेरी मम्मी मुझसे माफ़ी मांगा करती थी, कहती थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ न कर सकी। मैं मम्मी से कहती थी
कि आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। जब मेरी माँ का दम निकल रहा था तब मैं उनके पास ही बैठी थी। उनके होंठ सूख रहे थे। मैं उनको पानी देने के लिए उठी तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से मना कर दिया। कहने लगी कि बस बेटा, मेरा वक्त आ गया, तुम मेरे पास बैठी रहो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई चीज़ दूर जा रही है। अब मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं थी, बस मेरी मम्मी की आखिरी सांसें गूंज रही थीं। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मम्मी अपनी आंखें बंद कर चुकी थीं। चाचा चाची ने जब मम्मी को मरे हुए देखा तो आसपास के लोगों में खबर पहुंचवा दी कि दिव्या भाभी मर चुकी है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आ जाओ। घर में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। रो रो कर मैं बेहाल हो गई थी। चाची तो मुझे सब लोगों के सामने ऐसी तसल्ली दे रही थी जैसे उन्हें मेरी मम्मी के मरने का बहुत दुहक है। वो तो जोर जोर से रो रही थी। उनके शब्द, उनका चीखना, सब कुछ नाटक था। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। ये लोग मुझे बच्चे समझ रहे थे, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि चाची कैसी है और अब सबके सामने नाटक कर रही है। मैं उनको देखकर हैरान थी कि यही औरत तो कल मुझे और मेरी माँ को ताने दिया करती थी, आज उनके मरने पर देखो कैसे झूठ बोल बोल कर रो रही है। चाचा जी तो खामोश खड़े हुए थे। मोहल्ले के लोग मेरे पास बैठ गए, मुझे तसल्ली देने लगे। एक औरत कहने लगी कि बेटा, माँ एक ही होती है, हम जानते हैं कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और तसल्ली देने लगी, लेकिन मैं तो बस पत्थर की बनी बैठी थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। सामने मेरी माँ की लाश रखी हुई थी और मैं लगातार उनको देख रही थी, क्योंकि आज आखिरी दिन था, मैं उनको नज़र भरकर देख सकती थी। फिर तो वो मुझे कभी देखने को नसीब भी नहीं होती। मेरी माँ का क्रियाकर्म समाप्त हो चुका था। वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर का सब कुछ मेरी माँ की चिता के साथ साथ जल गया हो। मैं अभी भी घर के एक कोने में बैठी हुई थी और अंदर से रो रही थी। मैं अपना मुंह छुपाकर बैठी हुई थी जब मोहल्ले की एक आंटी ने मेरा कंधा थपथपाया। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वो बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ी हुई थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई और धीरे से कहने लगी कि माधुरी बेटा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी औरत थी। जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी उसी स्कूल में मेरा बेटा भी पढ़ता था। तुम जब छोटी थी तो तुम्हारे पापा की मौत हो गई थी। तुम्हारी मम्मी और मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे किसी मर्द की छांव नहीं चाहिए। मेरी बेटी मेरी सब कुछ है। मैंने तुम्हारी माँ के अंदर वो हिम्मत देखी थी जो शायद किसी में नहीं होती। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं उनके साथ लिपट कर रोने लगी। विमला आंटी ने मेरे सर पर हाथ रखा और जो शब्द कहे वो सारी जिंदगी मेरे कानों में घूमते रहे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी ताकत बनेगा। जो प्रार्थना टूटे हुए दिल से निकलती है वो आसमानों तक जाती है। तुम्हारी माँ की आह बहुत जल्दी रंग लाएगी, बस तुम हौसला रखो। मैंने उनके शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लिया था। इसी तरह मेरी मम्मी की मौत को कई दिन गुजर चुके थे। पहले मेरी मम्मी जिंदा थीं तो चाची की जबान पर थोड़ी बहुत लगाम रहती थी। चाचा जी की आंखों में कुछ लिहाज होता था, लेकिन अब तो वह दोनों मुझे अपने लिए सबसे बड़ा बोझ समझते थे। मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं उनके लिए गैर ज़रूरी थी। मुझे याद है मम्मी के मरने के दूसरे ही दिन खाने के समय चाची ने मेरे सामने खाने की थाली रखी जिसमें कुछ रोगियों के टुकड़े थे, बासी सब्जी थी, उसमें से बदबू आ रही थी जैसे खराब हो गई हो। आगे ऐसे खाना डाल दिया गया था जैसे किसी जानवर के आगे डाल दिया जाता है। मैंने कहा, चाची खाना तो खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि तुझे यही खाना मिलेगा, अब तेरे माता पिता तो है नहीं जो तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। बस हमारी मेहरबानी है कि तुझे इतना भी मिल रहा है, खामोशी से खा ले। मैं खामोश रही। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए बोलना बेकार है। मम्मी के जाने के बाद मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं बची है। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं हमेशा खामोश रहूंगी, सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, अच्छा वक्त आने का इंतज़ार करूंगी। शुरू शुरू में तो चाची जी ने कहा था कि कुछ दिन आराम कर लें। तेरी माँ की मौत हुई है, घर में कोई आ गया तो कहेगा कि हम तुझसे काम करवा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने घर का सारा काम मुझ पर ही डाल दिया। एक दिन तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब तुझे पढ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते।
मैंने इस बारे में चाचा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में भी बेरुखी थी। उन्होंने कहा कि माधुरी, बात को समझो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद को संभालो। हम जितना कर सकते थे हमने तुम्हारे लिए किया, मगर अब और कुछ नहीं कर सकते। उनके शब्द मेरे दिल पर लग रहे थे। आखिरकार उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या था? मैं खामोश रही। कुछ दिन और गुजर गए तो चाची जी ने अपने छोटे भाई दिशांत को अपने घर रहने के लिए बुला लिया था, जो कि इसी शहर में पढ़ने के लिए आया हुआ था। हॉस्टल में उसका पैसा खर्च ना हो, इसलिए उसकी बहन ने उसे अपने घर पर रख लिया था। मगर जब से वो घर में आया था, उसकी गंदी नज़र हमेशा मुझ पर रहती थी। शुरू शुरू में तो वो मुझे घूर घूर कर देखता था, लेकिन अब तो हमेशा मेरे आसपास मंडराने लगा था। वो कभी खाने के समय मुझे छूने की कोशिश करता तो कभी बातों में उलझा लिया करता था, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी थी। मुझे डर महसूस होता था। चाची की बेटी गर्विता तो घर का कोई काम करती ही नहीं थी, सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। एकारा दिशांत मेरे कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो मेरी जोरदार आवाज पर डर गया और उस दिन के बाद पहली बार पीछे हट गया। चाचा और चाची ने फिर भी मुझ पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं खामोश हूँ, लेकिन हारी नहीं हूँ, और मैं जानती थी कि एक ना एक दिन मेरे इंसाफ का फैसला जरूर होगा। मेरी मम्मी इस घर का बोझ उठाती थीं, पैसे देती थीं, और तब सबका मुंह बंद रहता था। अब वो चली गई तो सबकी जबानों में जैसे मेरे लिए जहर ही रहता है। पहले हमारा झगड़ा मेरे कपड़ों पर हुआ। चाची ने साफ कह दिया था कि तुम्हारे नए कपड़े जीतने हैं, उतने ही काफ़ी हैं, आगे तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नए कपड़े सिर्फ 4 जोड़े ही थे और एक स्कूल का यूनिफॉर्म था जो दिखने में या पुराना लगने लगा था। मैं इस पर भी खामोश रही। एक दिन चाची ने मेरी यूनिफॉर्म पानी में डाल दी और कहने लगी कि जब स्कूल की फीस नहीं है तो यूनिफॉर्म का क्या काम। तब मुझे पता चला कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। चाची ने स्कूल में फ़ोन करके कह दिया था कि हम फीस नहीं दे सकते। जिस पर चाचा जी ने कोई बात नहीं की, ना ही मुझसे नज़रें मिलाईं, बस वो सोफे पर बैठे हुए टीवी देखते रहे। मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान मचा रहा, मगर मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि अब मुझे खुद ही अपने लिए खड़ा होना है, मगर तभी जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, एक रात अचानक दिशांत मेरे कमरे में आ गया। मैं लेटी हुई थी और दरवाज़ा खुला रह गया था, क्योंकि चाची ने कहा था कि दरवाज़ा बंद करने की तुम्हारी क्या औकात, ये तुम्हारा कमरा थोड़ी है। क्योंकि मुझे अब स्टोर रूम में रखा गया था और मेरे कमरे पर तो गर्विता ने कब्जा कर लिया था। दीशान दबे कदमों से आया, आज मेरे बिस्तर के करीब झुक गया। मैं जाग रही थी, मगर आंखें बंद थीं। उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई। उसने जैसे ही मेरे चेहरे को हाथ लगाया तो अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैंने चिल्लाकर कहा कि दीशान, तुम। वो चौंक गया और तेजी से पीछे हटा, लेकिन अपने चेहरे पर मासूमियत ले आया था। कहने लगा, अरे मैं तो तुम्हें बस देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे चिल्लाने की आवाज़ से चाची भी वहां पर आ गई थी और पूरी बात सुने बिना ही मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि चुप कर जा, रात के समय शोर क्यों कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भाई भी तुम्हारा भाई है, उसकी इज्जत किया करो। मैं चुप हो गई। दिशान दरवाजे के कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि अब मैं चाची की बात सुनकर कुछ नहीं कहूंगी। चाचा जी तो सब कुछ देखते महसूस करते, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एक दिन मैंने हिम्मत की और चाचा जी से दिशांत की शिकायत करने की कोशिश की। मैंने बात शुरू की ही थी कि पूरी होने से पहले ही चाचा जी ने कहा कि खामोश रहो और अपनी बकवास बंद करो। दिशांत तुम्हारी चाची का भाई है और बहुत ही शरीफ लड़का है, उसके बारे में कभी कोई गलत बात मत करना। हमने तुम्हें भी तरस खाकर इस घर में रखा हुआ है। हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और तुम अपनी चाची के भाई पर ही इल्जाम लगा रही हो। मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही थी कि चाचा जी को चाची के भाई पर इतना भरोसा था, लेकिन अपनी सगी भतीजी पर भरोसा नहीं था। चाचा जी की आंखों में जो शक्ति थी वो मुझे सीखा गई थी कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बनते और खून के रिश्तों में भी जहर मिला होता है। मैं घर के हर कोने में दिशांत के कदमों से भी डर जाया करती थी। वो रात मुझे याद है जब मैं चुपके से आंगन में गई और आसमान की तरफ देखा और अपनी माँ को याद किया। कहा कि माँ, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत कमज़ोर पड़ रही हूँ,
मैं खुद को नहीं बचा सकती। एक दिन अचानक गर्विता की बहुत तबीयत खराब हो गई। चाची बहुत परेशान हो गई। उसकी तबीयत को लेकर रोने लगी जीस पर। मैं तो बिल्कुल खामोश रही, लेकिन गर्विता की तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगी। दिशांत मेरे कमरे में आया, लेकिन वो उदास था। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी, जैसे कुछ बदला सा हो, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। और फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। वो कहती थी कि हर अंधेरी जुल्म भरी रात के बाद इंसाफ की उजाली सुबह होती है, बस बर्दाश्त करना सीखो। फिलहाल कुछ दिनों के बाद गर्विता की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन अब मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। मेरे लिए अब सब कुछ ये ख्वाब बन चुका था। पहले तो बहाने बनाए गए कि माँ मर गई है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब इज्जत का ख्याल कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। लेकिन फिर दरवाजे के बाहर पैर रखना भी मेरे लिए सज़ा बन गया था। मुझसे कह दिया गया था कि अगर दरवाजे के बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। चाची जी की आवाज़ में तो हमेशा जहर भरा रहता था। वो तो मुझ पर ऐसी नज़र रखती थी जैसे मैं कोई चोर हूँ, जैसे मैंने उनका सुकून चुरा लिया हो। एक दिन चाची ने मुझसे कहा कि सफाई का काम करने जाना है, तुम वहाँ चली जाना, तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैंने पलटकर कहा, चाची मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? वो हंस दिया और कहने लगी कि तुम्हारे नखरे जो उठाते हैं, जो काम करके कमाओगी वो लेना हमारा हक है। मुझे अगले दिन जबरदस्ती चाची ने पड़ोस के घर में सफाई करने के लिए भेज दिया था। वो अकेली और विधवा औरत थी, लेकिन बहुत ही अच्छी और इज्जत देने वाली थी। उनके यहाँ काम करने से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। वहाँ पर मेरा समय अच्छा गुजर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं आज़ाद हूँ। लेकिन शाम को जब मैं घर आती थी तो चाची मुझसे पैसे मांगा करती थी, मेरे कपड़ों की तलाशी लिया करती थी और फिर कहती थी कि चोर मत बनना, मुझे तेरी माँ की परवरिश पर अभी भी शक होता है। मुझे चाची पर गुस्सा आता था और मैं खामोशी से उन्हें महीने की सैलरी लाकर दे दिया करती थी, जिसमें मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता था। इधर दिशान की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थीं। वह बहुत ही बेशर्म हो चुका था। पहले वह छुप छुप कर मुझे देखता था, अब मुझे गंदे कमेंट्स भी करने लगा था। मेरा रास्ता रोक लिया करता था, मेरे काम में दखलंदाजी किया करता था। एक दिन जब मैं बर्तन धो रही थी तो वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम्हें देखकर तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। मैंने घूरकर उसे देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो इल्ज़ाम मुझ पर ही आ जाएगा। निशांत जानता था कि अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दिन ब दिन मेरी खामोशी से मजबूत होता जा रहा था। दिन रात इस घर में मेरी बेइज्जती होती रहती थी। मेरी आंखों में नींद रहती थी और ज़्यादा काम करने की वजह से शरीर में थकान, मुझे सोने का समय ही नहीं मिलता था। मैं बस अपनी माँ को याद करती थी, जैसे वो दूर कहीं से मुझे देख रही हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ कि माँ मैं थक गई हूँ, मम्मी मुझे आकर थाम लो। फिर वो समय भी आ गया जब मेरी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। रात का समय था जब सब लोग सो चुके थे। मैं अपने स्टोर रूम में आकर कमज़ोरी और थकान से निढाल लेटी हुई थी। तभी दरवाज़ा धीरे से बोलने लगा। अचानक मेरे दिल की धड़कन रुक गई। दरवाज़ा खुला और दिशांत अंदर आया। धीरे धीरे चलता हुआ उसने मुझे आवाज़ दी, माधुरी। मैं जल्दी से उठ गई और मैंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि दीदी ने कहा था कि दरवाज़ा खोलकर सोया करो। मैं तो यहाँ पर बस टहलने के लिए आया था और तुम्हें देखने के लिए। मुझे उसे डर लग रहा था। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया। वो धीरे धीरे मेरे आगे बढ़ा कि मुझे दुपट्टा ठीक करने से रोक ले, लेकिन मैं पूरी ताकत से चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। तभी पूरे घर में चीख गूंज उठी और चाचा चाची भी दौड़कर मेरे कमरे की तरफ आ गए थे। उन लोगों के आने की आहट सुनकर दिशांत पीछे हट गया था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मैंने रोते हुए चाचा चाची को सब कुछ बता दिया। चाची चिल्लाई और कहने लगी कि बकवास बंद करो, कैरेक्टरलाइज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने की? हमने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे घर के सदस्यों पर इल्ज़ाम लगाने लगो। चाचा जी ने तो जैसे अपना सर झुका लिया था और जैसे वो कुछ सुनना ही ना चाहते हो। चाची ने अपना फैसला सुना दिया था कि मैं कल से बाहर का काम बंद कर दूंगी और अंदर ही रहूंगी। आंख उठा के किसी को देखूंगी भी नहीं। इस तरह मेरी कैद पूरी हो गई थी। उस रात में बहुत रोई थी और ऊपर वाला पहले से प्रार्थना कर रही थी
कि कब मुझे सुकून मिलेगा। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये सब कुछ ज़रूर बदलेगा, कुछ बहुत डरावना होगा। रात के आधे हिस्से में सारा घर गहरी नींद में सो रहा था। मुझे खामोशी से बहुत डर लग रहा था। फिर वो रात भी आ गई जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, थकान से चूर और दिल में एक अजीब सा दर्द। मेरा कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। नींद तो अब जैसे मुझे आती ही नहीं थी। वो सब जो मैं बर्दाश्त कर रही थी, वो सब जो मुझ पर गुजर रहा था। दरवाज़ा फिर से धीरे धीरे खुलने लगा। मेरी सांसें रुक गई तो मैंने कंबल को मजबूती से अपने शरीर पर लपेट लिया। मेरा शरीर कांपने लगा तो वो कमरे के अंदर आया। इस बार उसकी आंखों में एक इरादा था। मैं तो उसके कमरे के अंदर आने से पागल हुई जा रही थी। मैं बिस्तर से उठकर दीवार से जाया लगी। अंधेरे में वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। उसने जल्दी से मेरा मुंह दबोच लिया और कहने लगा कि बहुत चिल्लाते हो तुम, आज मैं तुम्हें चिल्लाने नहीं दूंगा। वो धीमी आवाज़ में कहने लगा। मैंने उसे धक्का दिया और कहने लगी कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मेरा शरीर थर थर काँप रहा था। वो फिर से मेरे करीब आ गया और मैंने बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो तो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा कि अब तक मैंने तुझे काफ़ी बर्दाश्त कर लिया है। वो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लपका और मुझे मजबूती से पकड़ने लगा, लेकिन मैं फिर भी उसे छोड़कर पूरी ताकत के साथ दरवाजे की तरफ भागी थी, मगर उसने मुझे वहाँ से भी पकड़ लिया और फिर उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मैंने ज़ोर से हाथ पैर मारे कि छोड़ दो मुझे दिशांत, मैं चाचा चाची को बुला लूँगी, मगर उसने मेरी एक न सुनी और वो गुजरते हुए लम्हों के साथ साथ मेरी इज्जत खराब कर चुका था। फिर थोड़ी देर के बाद किसी के कदमों की आहट आई। चाचा जी ने धीमे से दरवाज़ा खोला और वो एक झटके से पीछे हट गए, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा ही ना हो। वो अपने साले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। मेरे बाल बिखरे हुए थे, हालत खराब थी और मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। वो खामोशी से कमरे से निकल गया। चाचा जी मुझे घूर कर देखने लगे। मैंने कहा, चाचा जी, वो मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस आया था। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मगर वो बिल्कुल खामोश रहे। फिर उन्होंने बात काट दी और कहा कि आवाज़ बंद करो। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात किसी और को मत बताना, वरना यहाँ तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ डर था, बदनामी का डर। उनका कहना था कि हमारी इज्जत हमारे लिए बहुत अहम है। किसी को इस बारे में कुछ मत बताना, लेकिन मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। मैं वहीं बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था और आत्मा जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। चाचा जी शायद अपने साले की शिकायत चाची जी से कर चुके थे। तभी तो सुबह के समय चाची गुस्से से भड़कती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। फिर कोई तुझे अपने घर में जगह नहीं देगा और उल्टा इल्ज़ाम भी तुझ पर ही लगा दूंगी कि तू ही मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी आवाज़ मर चुकी है। मैं जिंदा थी, लेकिन मेरी आत्मा कैद हो चुकी थी। मैं रात भर अपनी मम्मी को याद करती रही। मैं अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर उनसे शिकायत कर रही थी और कह रही थी कि माँ, एक दिन मेरा इंसाफ ज़रूर होगा, जिस पर ये दीवारें भी बोल पड़ेंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं कहती, माँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मर चुकी हूँ। तुम्हारे बाद इस घर ने मुझे नोच लिया और मैं चुप रही। उन्होंने मुझे स्कूल जाने से भी रोक लिया, मेरे कपड़े भी छीन लिए, खाने पर भी ताना देते हैं, मुझे काम पर लगा दिया और फिर मेरी इज्जत भी खराब कर दी। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन ना किया। सब लोगों को मैं ही कसूरवार लगती हूँ। अगले दिन मैं घर में ही कामकाज कर रही थी जब घर का दरवाज़ा बजने लगा। मुझे इतनी इजाज़त नहीं थी कि मैं दरवाजे पर जा सकूं। तभी चाचा जी कहने लगे कि बहुत देर से दरवाज़ा बज रहा है, देखो कौन है। चाचा जी के कहने पर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी भिखारी औरत बैठी हुई थी। उसने मुझसे खाना मांगा। मैं वापस घर के अंदर आ गई और चाची से उसे खाना देने की इजाज़त लेने लगी। चाची ने कहा कि घर में जितना भी बासी खाना पड़ा हुआ है उसे दे दो। मैंने फिर से सारा खाना निकाल लिया और इस औरत को शर्मिंदा होते हुए देने लगी। उसने मैली सी चादर ओढ़ी हुई थी, दूसरे हाथ में लकड़ी थी। उसके चेहरे पर वक्त की थकान थी और उसकी आंखों में वो गहराई थी जो शायद किसी उजड़े हुए इंसान के चेहरे पर होती है।
उसने मेरी आंखों में देखा जिसमें अभी भी आंसू थे। उसने कहा, तू लोगों की सताई हुई है। मैंने नज़र झुकाकर कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि तू फिक्र मत कर, जो जुल्म तुझ पर हुआ है उसका बदला ऊपर वाला लेकर रहेगा। मैं धीरे से मुस्कुराती तो उसने कहा कि ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन दुखे हुए दिल से निकली, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, ऊपर वाला तुझे हमेशा सलामत रखे। उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वो खाना लेकर लंगड़ाती हुई वहां से कुछ कदम चली और फिर मुझे पलटकर देखा। कहने लगी कि बेटा, तेरे हिसाब किताब का वक्त शुरू होने वाला है, बस अब तू सब कुछ खामोशी से देखती रह। मैं उनकी बात का मतलब ना समझ सकी। वो चली गई और मैं दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर आ गई थी। मैं खाली हाथ हो चुकी थी, लेकिन इस औरत की बातें सुनकर अब मेरे दिल में एक उम्मीद थी। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं दिल ही दिल में महसूस कर रही थी, इस औरत ने जो मुझसे कहा था वो अब हकीकत का रूप लेने लगा था। चाची अब भी अपने शब्दों का वार मुझ पर किया करती थी। दिशांत की नज़र अभी भी मेरे हर कदम पर लगी रहती थी। चाचा जी तो मुझसे पहले की तरह खामोश थे, मगर अब इन सब के बीच माहौल में कुछ बदलाव सा था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले खामोशी होती है, बिल्कुल इसी तरह का बदलाव। फिर वो दिन भी आ गया जिसने इस घर की नींव हिला दी थी। सुबह का समय था, मैं बर्तन धो रही थी जब मोहल्ले की एक औरत दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। चाची को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि अरे कंचन, अपनी बेटी पर रोक लगाओ। तुम्हारी बेटी गर्विता पड़ोस के मोहल्ले का जो बिगड़ा हुआ लड़का है सचिन, मैंने उसको उसके साथ घूमते हुए देखा। वहीं लड़का जो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। चाची के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। वो तो जैसे ही सब सुनकर गूंगी हो गई थी, फिर एक झटके से खड़ी हुई और चीख कर कहने लगी कि बकवास बंद करो, मेरी बेटी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसने कहा, कंचन, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी बेटी को देखा है। उसके साथ घूमते हुए वो पार्क में थी, उसकी बाहों में बाहें डालकर घूम रही थी, और तो और वहां पुलिस भी आ गई थी। पार्क में लड़का लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी उन दोनों को एक साथ देखा था। मैं भी बर्तन धोते धोते रुक गई थी और उनकी बात ध्यान से सुनने लगी। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरने लगी। ये खुशी नहीं थी, ये सुकून था। वो पहली बार था जो पर वाले ने किया था। शाम तक पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी। चाची के दोस्त, मोहल्लेदार, रिश्तेदार जो पहले उनकी चापलूसी करते थे, अब उनसे नजरें चुराने लगे थे। चाची मुझे कैरेक्टर लेसेस लड़की कहती थी। अब सबको अपनी बेटी के कैरेक्टर की सफाई देती फिर रही थी, कहती ये सब झूठ है। मेरी बेटी का किसी से चक्कर नहीं चल रहा, मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने गर्विता की भी खूब पिटाई लगाई थी। वो सबको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी बेटी तो बहुत शरीफ है, लेकिन अब उनकी ऐसी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। गर्विता की वजह से चाचा चाची की बहुत बदनामी हो रही थी। वो दोनों खामोश बैठे रहते थे। उनकी बेटी ने उनका सिर झुका दिया था। ये वो शुरुआत थी। गर्विता की बदनामी अभी भी ठंडी नहीं हुई थी कि एक और तूफान उनके घर पर टूट पड़ा। इस बार तो मुसीबत चाचा जी पर आन पड़ी थी। सुबह का समय था जब दरवाज़ा जोर से बजने लगा। मैं किचन में काम कर रही थी। चाची अपने कमरे में बैठी खामोशी से नाश्ता कर रही थी और गर्विता को तो उसके कमरे में कैद कर दिया गया था। चाचा जी बाहर गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा था कि दरवाजे पर 2 आदमी खड़े हुए थे जिनके हाथों में बड़े बड़े रजिस्टर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दफ्तर से आए हैं। वो घर के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में कुछ कागजात भी थे। फिर चाचा जी से कुछ पूछताछ करने लगे। कहने लगे कि अक्षय खन्ना जी, आप ही हैं। आपके खिलाफ करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ ऑफिस चले। चाचा जी के चेहरे का रंग उतर गया था। वो घबरा गए थे और हड़बड़ाहट में कहने लगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मगर उन लोगों ने तो चाचा जी से कुछ कहा भी नहीं था। बस इतनी सी ही बात पर चाचा जी इतना क्यों डर रहे थे? इसका मतलब यही था कि वो लोग उन पर जो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो सच थे। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आपके खिलाफ आई है और आप पर रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम लगा है। हम सिर्फ आपसे पूछताछ करेंगे, ये कानूनी कार्रवाई है। ये बात दूसरे वाले ऑफिसर ने सख्ती से कही तो चाचा जी सर झुकाकर खड़े हो गए थे। आसपास के लोग भी दरवाजे पर जमा होने लगे थे। शाम तक ये खबर भी पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी
कि अक्षय खन्ना जी, जिसे सब ईमानदार और शरीफ इंसान समझते थे, वो सरकारी पैसों में गड़बड़ करने के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे और रिश्वत भी लिया करते थे। इस घर पर तो जैसे मुसीबत आन पड़ी थी। चाची तो बिल्कुल खामोश हो गई थी, ऐसे जैसे उनको कोई गहरा सदमा लग गया हो। गर्वित अब कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं करती थी और दिशांत गुस्से में भरा भरोसा रहता था, लेकिन खामोश था क्योंकि अब उसका गुरूर टूटता जा रहा था। घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। अब सब लोग अपनी धुन में व्यस्त हो गए थे और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती रहती थी क्योंकि अब किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैंने एक और नज़ारा देखा। इस घर में खाने के लाले पड़ गए थे, यहाँ तक कि अब सामान भी बिकने की नौबत आ गई थी। सबसे पहले तो चाची जी ने अपना जेवर बेच दिया था ताकि चाचा जी को छुड़ा सके, मगर चाचा जी तो इतने बुरे फंसे थे, इतनी आसानी से छूटना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद घर के कीमती बर्तन बिकने लगे। घर का कीमती सामान बिकना शुरू हो गया। धीरे धीरे एक एक चीज़ की नीलामी होने लगी। घर में तंगी आ गई। समाज के ताने लोगों को मिलने लगे। ये घर जैसा खोखला होता जा रहा था और मैं सब कुछ खामोशी से देख रही थी। लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं थी। चाची जी की ज़बान से मेरे लिए जीतने भी कड़वे शब्द निकलते थे। वो अब निकलना बंद हो चुके थे क्योंकि वो मुझे देखकर खामोश हो जाती थी, जैसी जान गई हों कि वो जिसे कमज़ोर समझती रही उसकी प्रार्थना ने आसमान तक हिलाकर रख दिया। एक दिन मैं आंगन में खड़ी हुई थी, बिजली गरज रही थी। मैंने सिर उठाया और दिल ही दिल में कहा कि ये तो सिर्फ आंधी है, अभी तूफान आना तो बाकी है। और मैं जानती थी कि अब बदले का समय आ चुका है। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। उस दिन जैसे आसमान की रोशनी भी मध्यम पड़ी हुई थी। रात के समय तारे कहीं छुप से गए थे। मेरे दिल में बेचैनी थी और एक अनजानी सी बेताबी जैसे कुछ होने वाला है। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी खामोशी से। तभी मैंने चाची जी को अपने कमरे के आगे से गुजरता हुआ देखा। वो अपने साथ गर्विता को कहीं लेकर जा रही थी, अपने किसी रिश्तेदार के घर उसको छुपाने के लिए जा रही थी। चाचा जी तो अब अपने केस में फंस चुके थे और दीशान वो पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर रहने लगा था। रात को देर से नशे की हालत में घर के अंदर दाखिल होता था, लेकिन आज रात वो घर वापस नहीं आया था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक घर का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। मैं जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, अचानक मुझे चाची जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे ही भाग कर गई तो एक लम्हे के लिए मेरी भी सांसें बंद हो गईं, क्योंकि पुलिस वाले और उनके साथ दिशांत भी था। लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, बल्कि एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर खून से लथपथ बेहोश था। पुलिस वालों ने चाची से कहा कि ये आपके घर का मेंबर है, तो चाची रोते हुए आगे बढ़ी और कहने लगी कि हाँ, ये मेरा भाई है, क्या हुआ है इसको। पुलिस वालों ने बताया कि शराब के नशे में कुछ लड़कों से झगड़ा कर रहा था, जिसके नतीजे में इसका ये हाल हो गया। इसके सर में चोट आई है, इसका इलाज हो चुका है, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। चाची ने पुलिस वालों की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज़ खामोश हो गई थी। डॉक्टर का कहना है कि उसका शरीर लाचार हो गया, अभी अपने शरीर को हिलाने डुलाने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि उन लड़कों ने इसे बहुत मारा है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। चाची तो ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने वो जीज भाई पर उन्हें बहुत घमंड होता था, आज वो भी लाचार हो चुका था। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती अब क्या करेगा। अब वो खुद किसी काबिल नहीं रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, वही मुस्कुराहट जो दुख के बाद जन्म लेती है। मैंने आसमान की तरफ देखा, अपनी मम्मी को याद किया और दिल में कहा कि मम्मी, आपको याद है जब वो मेरे कमरे में आया था, जब उसने मेरे साथ गलत किया था और चाचा जी ने मुझे खामोश करवा दिया था। आज मेरे सारे गुनहगारों को सज़ा मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खामोश रही, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे मेरी खामोशी का सिला दिया। दिशांत ने मेरी ज़िंदगी क्या बर्बाद की, उसकी तो खुद पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो तो अब ठीक से चलने के काबिल भी नहीं रहा था। पुलिस वाले वहाँ से चले गए थे और अस्पताल की एम्बुलेंस भी। दिशांत को कमरे के अंदर छोड़कर चली गई। चाची अब भी फूट फूट कर रो रही थी। मैं धीरे से अपने कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद किया और शीशे में खुद को देखने लगी कि कितने सालों के बाद एक सिंपल सी लड़की खुशी से मुस्कुराई थी। वही लड़की वक्त की मार खाकर अब फौलाद बन चुकी थी। मैंने अपनी आंखों में पहली बार सुकून देखा था। वो सुकून
जो इंसाफ के पहले का इशारा होता है। उस रात सब कुछ सन्नाटे में कैद हो चुका था और अब मैं खामोश नहीं थी। मैं गवाह थी, मुझे अपने लिए लड़ना था। अब मैं एक मजलूम लड़की नहीं थी। मैंने अदालत जाने का फैसला किया था और खुद के अंदर हिम्मत लाकर मैं अदालत के दरवाजे पर खड़ी एक गवाह बन गई थी। दिशान का हादसा पूरे मोहल्ले में गूंज उठा था, लेकिन किसी को भी सच्चाई का पता नहीं था। वो सब एक शराबी की बदकिस्मती समझ रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो मुझ जैसी जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। कुछ दिनों के बाद मैंने वो फैसला किया जो शायद हर लड़की को करना चाहिए। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर दिशांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर दिल में एक उम्मीद थी जो अफजाया नहीं जा सकती थी। मैं दिशांत के खिलाफ केस करना चाहती हूँ। मैंने पुलिस वालों को बताया कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की मेरी इज्जत को नोच डाला, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने मुझे चौंक कर देखा, फिर मेरी आंखों में कुछ ढूंढने लगा। उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर मेरा मेडिकल चेकअप करवाया गया, जिससे ये बात सच साबित हो गई कि निशांत मेरे साथ गलत कर चुका था। फिर कोर्ट में मेरे सामने दिशांत को खड़ा कर दिया गया। चाची, जो कि गुस्से में एक तरफ बैठी हुई थी, उन्हें जो कभी अपने भाई पर बहुत भरोसा और घमंड हुआ करता था, आज उनका वही भाई भरी महफिल में उनको जलील करवा रहा था। दिशान कुछ कहने या करने के काबिल नहीं बचा था, लेकिन उसने हाथ के इशारे से अपना जुर्म कबूल कर लिया और उस जैसे लाचार इंसान को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, क्योंकि उसके ठीक होने के बाद ही उसे जेल में रखा जाएगा और उसे उसके किए की सज़ा दी जाएगी। मैं अपनी जंग जीत गई थी। मैं बहुत खुश थी। इस बार मुझे अपनी बेइज्जती का डर नहीं था, क्योंकि जब इंसान के पास से सब कुछ खो जाता है, सब कुछ चला जाता है, तो उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता। मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि निशांत मुझसे मिलना चाहता है। मैं जब उससे मिलने के लिए अस्पताल गई तो उसके चेहरे पर शिकन थी, शर्मिंदगी थी। उसने मुझसे अपने की माफ़ी मांगी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अब माफ़ी का कोई मतलब नहीं था। चाची जी भी घर में रहते हुए एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उनकी बेटी बदनामी के डर से अपने बड़े मामा के घर रह रही थी। भाई दुनिया के सामने आ गया था और पति जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे थे। ये सब इन लोगों के किए की सज़ा थी। निशांत की आंखें तो अब खाली हो चुकी थीं। वो कुछ बोलता नहीं था, बस अपने ठीक होने के बाद अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा था। मैं जानती थी कि मेरा इंसाफ पूरा हो चुका है। मैंने सही मौके पर सही कदम उठाया, सही फैसला लिया। इस सब में वक्त लगा, लेकिन मेरे मुजरिमों को उनके किए की सज़ा मिल गई। मेरी आवाज़ करोड़ों लड़कियों के दिल में गूंज रही थी, क्योंकि दिशांत ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सब सोशल मीडिया पर भी आ गया था। दुनिया वाले उसे देख रहे थे कि किस तरह मैंने अपने लिए अकेले आवाज़ उठाई और अकेली ही अदालत तक पहुंच गई। सब लोग जिन्होंने मेरी कहानी को सुना और महसूस किया, सबकी नज़रें मुझ पर जम गई थीं। सब लोग जज के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जज ने तो मेरे हक में फैसला किया था। दिशांत को उसके घी की सज़ा मिल गई थी। इस सब में चाचा और चाची जी भी शामिल थे। उन दोनों पर भी जुर्माना डाला गया था, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी पुकार नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा दिशांत को ज़्यादा स्पेशल समझा और मेरे अपने भी खुद मेरे साथ जुल्म करते रहे। कुछ समय के बाद मुझे एक NGO की मैडम आकर अपने साथ ले गई थीं। वहाँ जाकर उन्होंने मेरी शिक्षा पूरी करवाई। मैंने वहाँ दिन रात मेहनत की। मुझे वहाँ अच्छी अच्छी बातें सिखाई गईं। मैंने वहाँ अपनी माँ के सपने को पूरा किया, हिम्मत की और अकेले ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मुझे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं जहाँ की फेमस लेक्चरर बन गई थी। अब इतने सालों बाद भी मेरी आंखों में वो सुकून है जो इंसान को सिर्फ अपने रूप में मिलता है। मैं आज भी हर दिन अपनी मम्मी को याद करती हूँ और अपने बीते हुए समय को याद करती हूँ, जब मैंने कितनी कठिनाइयों से अपने बुरे वक्त को गुजारा था। मेरा हौसला बुलंद था। मैं एक तूफान बन चुकी थी। मेरी तरह हर लड़की को अपने जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर ऊपर वाले का फैसला आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि डर जाने वाली लड़कियां हमेशा अपने आप को डर के बीच में ही दबाकर रख देती हैं और लोग उनकी मजबूरी का और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।